हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है और क्या सिमिलैरिटीज है बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ और क्या डिससिमिलैरिटीज है, ये आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक रहेगा। साथ में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है अलॉन्ग विद मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले टॉपिक तक का क्लियर होना चाहिए। पिछले टॉपिक तक हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालते हैं और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है और इन तीनों को रिलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पिछले लेक्चर का लिंक आई टैब में मिल जाएगा ऊपर, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से उस वीडियो पे जा सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आगे वॉच कीजिए। ठीक है, तो रेट लॉ शुरू करने से पहले हमने इक्विलिब्रियम में एक टर्म पढ़ी थी, लॉ ऑफ मास एक्शन। याद है किसी को? चलो देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, एक फटाफट गो थ्रू ले लेते हैं इसमें। कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है N1A N2B गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactants raised to power its stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power its stoichiometric coefficient। और फिर अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर दें के, तो ये इक्वेशन बन जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके अंदर हम सॉलिड चीजें और लिक्विड चीजों को काउंट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये तो आसान सा था। क्या यही रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या रेट लॉ क्या है वो पढ़ते हैं। तो इसके बाद एक हेडिंग डाल लीजिए आप, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। देखो रेट लॉ क्या है, पहला पॉइंट इसमें नोट करें, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है ये, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन can be determined experimentally. Rate law of a reaction can be determined experimentally. Can be determined experimentally. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप रिएक्शन की शक्ल देख के, जैसे हमने यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा, हमने रिएक्शन की शक्ल देखी कि N1 मोल्स ऑफ A रिएक्ट करता है किसके साथ, N2 मोल्स ऑफ B के साथ, वहां से हमने रेट लिख दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते थे, रिएक्शन की शक्ल देख के लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब रेट फ्रेम करते थे। ठीक है, लेकिन जो रेट लॉ है वो रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं पता लगाया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये रेट लॉ नहीं है, क्योंकि तो हमने रिएक्शन की शक्ल देख के पता की है। ठीक है, तो ये एक लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड जरूर है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है। तो मान लो हमारे पास अब कोई रिएक्शन है, N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स N3 मोल्स ऑफ C प्लस N4 मोल्स ऑफ D। ठीक है, तो इसी के लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो वो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, रेज़ टू पावर सम नंबर जरूर है, लेकिन वो नंबर ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम श्योरली नहीं कह सकते जब तक एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास नहीं है कि क्या ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है नंबर्स या नहीं। तो दिखता एकदम सेम है। ठीक है, जैसे हम पहले वाला लॉ लिखते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन, सेम वैसा ही दिखता है, लेकिन फर्क क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम रिएक्शन की शक्ल देख के बता देते थे, लेकिन यहाँ पे जो रेट लॉ है उसको हम रिएक्शन की शक्ल देख के बता
नहीं पाएंगे, मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और जो पावर में नंबर है वो यहाँ पे सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कब सेम होगा और कब सेम नहीं होगा उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा करें, उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो हमने डिनोशंस यूज किए हैं वो लिख लें कि क्या है। यहाँ पे ये जो रेट है ये क्या है, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कह लीजिए इसे। ठीक है, और जो हमारे पास x है, y है, ये कुछ नंबर्स हैं, होल नंबर्स। ठीक है, जो k है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। ठीक है, कई बार इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है इसको भी थोड़ी सी देर में डिफाइन कर लेते हैं। x और y क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a की पावर में x है, तो x क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली जो y है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में आगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना लिख लो कि जो x है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और जो y है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखो जब हम कंसंट्रेशंस को 1 पुट कर दें, जो हमने रेट लॉ लिखा उसमें अगर हम कंसंट्रेशंस को 1 पुट कर दें, अगर इन सब कंसंट्रेशंस को 1 पुट कर दिया जाए तो k किसके इक्वल आ जाएगा, रेट के। ठीक है, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच केस इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन जरूर लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं आप लोग लिख लेना। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को क्या पुट कर दे 1, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, के। उस केस में जो के आता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी मतलब 1, द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच केस इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको। एक हमारे पास होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो जिन्होंने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है उनको तो आइडिया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या जो ये चैप्टर पहली बार ही कर रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं होगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा, लिखो आप, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज ट्रूली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा, these are the reactions which are completed in single step, which are completed in single step। ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन इज ट्रूली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। लॉ ऑफ mass action is truly valid for elementary reaction। इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स N3 मोल्स ऑफ C प्लस N4 मोल्स ऑफ D। आपको गिवन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एज्यूमिंग आपको गिवन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर N2। और यही जो रेट है
यही हमारा क्या होगा, रेट लॉ भी होगा। ठीक है, यही रेट क्या होगा, रेट लॉ भी होगा। तो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस हम रिएक्शन की शक्ल देख के रेट लॉ लिख सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम रिएक्शन की शक्ल देख के, मतलब उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हम रेट लॉ फ्रेम कर सकते हैं, कोई डाउट। लेकिन हम ये काम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कर सकते हैं, कोई डाउट। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिख लीजिए, दैट इज रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लेना इसी में आगे, दैट इज रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, कोई डाउट। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अगला है हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, बिल्कुल एक ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। ठीक है, तो लिख ली, इसमें हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ईच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is an elementary reaction, elementary reaction। ठीक है, हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है 2 moles ऑफ NO प्लस Br2 gives 2 moles ऑफ NOBr, और आपको गिवन है कि जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज NO प्लस Br2 गिव्स, इसका रेट कांस्टेंट हमें K1 गिवन है, NOBr। ठीक है, और आपको गिवन है कि ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, और सेकंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज NOBr2, यहाँ पे NOBr2 आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, NOBr2 प्लस NO, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो आपको K2 गिवन है, 2 moles ऑफ NOBr, और आपको गिवन है कि ये स्लो रिएक्शन है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, खैर उसके हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। हम ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इस पे आते हैं। हमने पॉइंट लिखा कि ईच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेप के लिए हम रेट लिख सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, K1 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 1 Br2 रेज टू पावर 1। अगर हम इस स्टेप के लिए रेट लिखें, इस स्टेप के लिए रेट क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, हर एक स्टेप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट है, रेट लॉ, वो हम रिएक्शन की शक्ल देख के बता सकते हैं, कोई डाउट। तो अगर हर एक स्टेप का हम रेट लिखना चाहें, रेट लॉ लिखना चाहें, तो उसकी स्टोइकोमेट्री से हम रेट लॉ फ्रेम कर सकते हैं। ये रेट लॉ हर एक स्टेप का होगा, ध्यान रखना, ये रेट लॉ हर एक स्टेप का है, रिएक्शन का रेट लॉ ये नहीं है, कोई डाउट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की हमारी, कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी की इंट्रोडक्शन चाहिए। कोलिजन थ्योरी आपके इसी चैप्टर में है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बेसिक से कोलिजन थ्योरी होता क्या है ये समझना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी है क्या। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर
रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करना है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन करवानी है तो उन रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना पड़ेगा पहले अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ। जब कोलिजन होगी तब प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो जब ये रिएक्शन होती है तब क्या होता है, एक N2 का मॉलिक्यूल, मान लो ये N2 का मॉलिक्यूल है, ये किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये आपस में कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करेंगे आपस में तब जाके हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अगर रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे आपस में तभी प्रोडक्ट बन सकता है। तो आप ये लिख लीजिए, फॉर द रिएक्टेंट टू रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो रिएक्टेंट्स को पहले एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। गुड आउट, क्लियर है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी में बस इतना सा ही चाहिए हमें मॉलिक्यूलैरिटी समझने के लिए। ठीक है, डिटेल में हम कोलिजन थ्योरी आगे पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है वो देखते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप वो नोट कर लीजिए फिर डेफिनेशन नोट करते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए कि इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब हम रिएक्शन की शक्ल देख के ही मॉलिक्यूलैरिटी प्रेडिक्ट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन की शक्ल देख के हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई चीज थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बेस है तो वो हम रिएक्शन की शक्ल देख के बता सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम रिएक्शन की शक्ल देखेंगे और मॉलिक्यूलैरिटी प्रेडिक्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें नोट कीजिए, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। डेफिनेशन है ये, तो ध्यान से नोट कीजिए, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज देखो मॉलिक्यूलैरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, तभी हमने यहाँ स्पीशीज लिखा। यहाँ एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और इवन आयंस भी आ सकते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which collide together to form product in a reaction, to form product in a reaction। तो ये आपकी मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि कितने स्पीशीज कोलाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए। गुड आउट। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CaO एंड CO2। तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी इसकी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 1। अब आप सोचेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो एक ही मॉलिक्यूल है जो अपने साथ ही कोलाइड कर रहा है, किसी के साथ तो कोलाइड करना चाहिए। अभी अभी हमने सीखा कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मॉलिक्यूल ही 1 है तो कोलिजन कहाँ हुई, बिल्कुल। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है किसी भी रिएक्शन में तो वहां कोलिजन नहीं होती है, वहां पे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता रहता है और डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो वहां कोलिजन नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोला करेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट। अब बताओ अगर हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स HI, तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्यों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कोलाइड्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 2 होगी और 2 वाले को हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, आप मुझे मॉलिक्यूलैरिटी फटाफट बताते जाइए। देखिए अगला एग्जांपल है हमारे पास 2 moles of HI converting into H2 plus I2। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी 2। 2 molecules of HI collide simultaneously।
तो इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गई। अच्छा, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि HI कन्वर्टिंग इनटू हाफ H2 प्लस हाफ I2, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? क्या ये 1 होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मॉलिक्युलरिटी नोट कर रहे हो किसी भी रिएक्शन की, तो वहां फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पे फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाफ है तो ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कोई नंबर वहां पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, यहाँ तो ठीक है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ HI, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, आधा मोल ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्युलरिटी चेक कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल HI का डिकम्पोज हो रहा है किसमें? आधा मॉलिक्यूल H2। आधा मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं है। सिमिलरली आधा मॉलिक्यूल आयोडीन, कुछ भी नहीं होता, या 3/4 आ जाए तभी। तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर ऐसा कोई रिएक्शन गिवन है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, ताकि सारे जो नंबर्स हैं वहां पे वो एक होल नंबर में चले जाए। ठीक है, तो यही रिएक्शन बनेगी। इसकी मॉलिक्युलरिटी भी कितनी है? 2। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये रिएक्शन पूछी जाए तब भी उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। ठीक है, तो ये नोट कर लेना कि फ्रैक्शन में आप अगर रिएक्शन है तो डायरेक्टली मॉलिक्युलरिटी चेक नहीं कर सकते, पहले वो फ्रैक्शन को हटाओ। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन और इवन इनफाइनाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि आधा मॉलिक्यूल, 3/4 मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं जा सकती, नेगेटिव मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। ठीक है, जीरो मॉलिक्यूल मतलब वाइब्रेशन भी नहीं हुई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूल ही ना हो और रिएक्शन हो जाए। ठीक है, और इनफाइनाइट भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, और कुछ रेयर केसेस में ऐसे एग्जांपल नोन है जहां पे 4 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते ही नहीं है। ठीक है, गुड आउट। तो आप इसमें आगे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें मैं डिक्टेट कर रहा हूं। Reactions with molecularity greater than 3 are rarely observed, as the probability of colliding more than 3 molecules simultaneously to form a product is very less. वो तीनों molecules, 3 या 3 से ज्यादा हैं, मतलब वो चारों molecules simultaneously collide करें, उसकी probability बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, गुड आउट। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा। डाउट क्या होगा मैं बताता हूं आपको। देखो, सब डाउट्स क्लियर करेंगे हम, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना। बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से निकाल लोगे। बुक्स के पीछे मत भागो। ठीक है, एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया फिर आप चाहे मोटी किताब पकड़ लेना, कोई भी न्यूमेरिकल निकाल लेना, उससे हो जाएगा। लेकिन पहले बेस पे काम करो अपने। ठीक है, तो N2 + 3H2 गिव्स NH3। यही डाउट था आपका कि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी अगर है तो वो रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं है या रेयरली ऑब्जर्व है। यहाँ तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई? 4, और ये तो बहुत फेमस प्रोसेस है। सिमिलरली एक और रिएक्शन मैं आपको दे देता हूँ, वो भी आपका डाउट ही हो सकता है। रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है आपके पास, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 2 moles of K2C2O4 oxalate ion, potassium oxalate plus 14 HCl converts into 2 moles of CrCl3 plus 4 CO2 plus 6 KCl and 7 water। ठीक है, अभी हमने कहा कि अगर मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 है तो वो रिएक्शंस रेयरली ऑब्जर्व है, और 4 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई? 1 + 2 + 14, कितनी मॉलिक्युलरिटी हो गई इसकी? 17। हमने तो कहा था 4 से ऊपर ही नहीं होती, यहाँ तो क्या हो गई? 17 हो गई। तो एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी मॉलिक्युलरिटी 4 या उससे ज्यादा आ रही है तो वो रिएक्शन हमेशा ही कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी।
ठीक है, वो रिएक्शन हमेशा ही कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉलिक्युलरिटी 17 हो गई है, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप के लिए होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। इसको भी ऐसा करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो एक हेडिंग डाल लो या एक पॉइंट ही लिख लो इसमें, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी। अब कई बार बच्चों को क्या लगता है कि हम रिएक्शंस के स्टेप्स को जोड़ के एक ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं, जैसे मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप को जोड़ के ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी होती है। ऐसा नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा आ रही है मॉलिक्युलरिटी, या 4 अभी अगर इवन 4 भी आ रही है, 4 या उससे ज्यादा आ रही है, तो आप ये समझो कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब वो एक स्टेप में नहीं हो रही है। उस केस में क्या है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लाइन लिख लीजिए आप ये, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स ओन इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम। देखो, मान लो हमारे पास वही सेम रिएक्शन है, 2 मोल्स ऑफ NO प्लस Br2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NOBr, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेप NO प्लस Br2, इसका रेट कांस्टेंट K1, और यहाँ पे मिला आपको NOBr2, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप था हमारा पहला, और फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, NOBr2 reacts with NO having rate constant K2 to form 2 moles of NOBr, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या था, स्लो स्टेप। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि क्या हमें मैकेनिज्म्स याद रखने पड़ेंगे? नहीं, आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मैकेनिज्म साथ में दिया होगा। इवन आपको ये भी नहीं याद रखना कि स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद मत कीजिए, पेपर में गिवन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है कि आपसे मैकेनिज्म पूछा होगा, फिजिकल का क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में मैकेनिज्म जरूर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको क्या स्टेटमेंट लिखवाई कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है और ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती। तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2, क्योंकि एक NO का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है एक Br2 के मॉलिक्यूल के साथ। सिमिलरली जो सेकंड स्टेप है उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी 3 है ना, ये गलत है। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 नहीं है। हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या नहीं है। देखो, अगर आपको मॉलिक्युलरिटी पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, और सिर्फ एक ही रिएक्शन गिवन है, तब तो आप स्टोइकियोमेट्री देख के बता दो। लेकिन अगर उसका मैकेनिज्म गिवन है, तब हमारे लिए ओवरऑल रिएक्शन के लिए कोई मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होगी। वो जो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होगी वो हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए होगी, ठीक है। और जब तक आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी के केस में सिंपल सी एक रिएक्शन गिवन है, आपको मॉलिक्युलरिटी पूछी है तो देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं ऑर्डर पे कि ऑर्डर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या है? देखो, अभी अभी हमने रेट लॉ लिखा था। रेट लॉ हमने क्या लिखा था, K टाइम्स, पहले ऐसा करते हैं, कोई रिएक्शन ले लेते हैं फिर रेट लॉ लिखते हैं उसका। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन थी N1A प्लस N2A गिव सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट लॉ, ठीक है। जो इसका रेट लॉ था वो क्या था, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A। अब यहाँ पे मैंने X और Y लिख दिया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है मुझे नहीं पता। एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो ये N1 N2 के बराबर होंगे, लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन ना हुई तब ये N1 N2 के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हमें नहीं पता। तो हमने क्या लिख लिया, X और Y लिख लिया रेट लॉ के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, ये जो पावर्स हैं इनका सम। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, X प्लस वाई,
और अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपने देखना है कि ए की पावर में क्या है। ठीक है, अगर मैं कभी पूछूं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए की पावर में देखो क्या है, एक्स। सिमिलरली अगर आपसे बोला ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो बी की पावर में क्या है, वाई, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, कोई डाउट? तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स। है क्या, इट इज द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ। ठीक है, एक रेट लॉ में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सब की पावर्स का सम। ठीक है, कोई डाउट? तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अब देखो, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, तो ऑर्डर भी कैसे होगा डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली ही होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, सिंस रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, हेंस ऑर्डर इज आल्सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्योंकि रेट लॉ से ही ऑर्डर निकल रहा है। अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो ऑर्डर भी कैसा होगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। मतलब इसको हम रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते। कोई डाउट? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव का क्या हुआ, मॉलिक्युलरिटी तो नेगेटिव नहीं थी, तो ऑर्डर क्या नेगेटिव हो सकता है? ये अगले पॉइंट ले रखा है मैंने, तो अगला पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जो नेगेटिव है, ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पीशी नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पीशी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मान लो x की वैल्यू -2 हो गई, तो y को कम से कम 2 या 3 होना पड़ेगा, ताकि या तो ऑर्डर 0 आ जाए या क्या आ जाए, पॉजिटिव में। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता ओवरऑल ऑर्डर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट वो नेगेटिव में हो सकता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट मे बी नेगेटिव, बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के हिसाब से देखेंगे तब वो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। अब देखो, क्योंकि रेट लॉ एलिमेंट्री रिएक्शन का हम रिएक्शन की शक्ल देख के बता सकते हैं, तो ऑर्डर भी एलिमेंट्री रिएक्शन का हम कैसे बता सकते हैं, रिएक्शन की शक्ल देख के बता सकते हैं। कोई डाउट? तो अगला पॉइंट यही है हमारा, फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, मान लो मैं क्वेश्चन में कह दूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x कितना हो जाएगा, n1, y कितना हो जाएगा, n2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2। और अभी अभी हमने देखा था कि n1 प्लस n2 तो क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस केस में जो ऑर्डर है वही किसके बराबर होता है, मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है। कोई डाउट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, नोट कर लीजिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्युलरिटी। कोई डाउट? ठीक है, अब जैसे हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी की बात की, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो लिखिए इसमें, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस overall order is defined which is calculated on the basis of rate determining step। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले रहे हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो पूरी रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए ऑर्डर डिफाइन करेंगे, नहीं, मॉलिक्युलरिटी इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए डिफाइन होती है, लेकिन ऑर्डर पूरी कंप्लीट रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। और वो कहां से निकालते हैं, हम स्लो स्टेप से निकालते हैं। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है ये चीज, कैसे निकालते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो, अभी के लिए आप ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, आपको बतानी है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि देखें कि आपको समझ आया या नहीं आया। पहली स्टेटमेंट है, अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मस्ट बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है?
बिल्कुल फॉल्स है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के बराबर तभी हो सकता है जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो। यहाँ पे कहीं नहीं दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। हाँ, अगर मैं लिख देता एन एलिमेंट्री, अगर मैं आपको ये दे देता अ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तब ये ट्रू होता। क्यों? तब मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर 1 होता। यूनिमॉलिक्यूलैरिटी मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी तभी बराबर हो सकते हैं जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्री वर्ड नहीं गिवन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं लिख दूं अ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, ठीक है। विदाउट एक पॉइंट और इसमें आपको नोट करना है, वो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका कभी भी ऑर्डर 0 आ जाता है तो वो रिएक्शन हमेशा ही कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। क्यों? एलिमेंट्री क्यों नहीं हो सकती? अगर एलिमेंट्री है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है कि ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 0 है, और मैं मान लेता हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होनी चाहिए? 0। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, मतलब हमारी अजम्पशन गलत है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब जब भी एक रिएक्शन का ऑर्डर 0 आ जाता है तो वो हमेशा ही कैसी रिएक्शन होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये भी नोट कर लीजिए, अ 0 ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से पक्का हो जाए, ठीक है।